पैंक्रियाज का जो सेकंड नेम है उसको हम आइल्स ऑफ लैंगरहांस भी कहते हैं। पैंक्रियाज जिसे आपने उर्दू जुबान में पित्ता नाम सुना होगा, पित्ता भी कहा जाता है। एक तिल्ली होती है, उसे हम स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। पैंक्रियाज लबलबा या इसको पिता कहा जाता है। ये जो पैंक्रियाज है ये भी डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो दो हार्मोन पैदा करता है, ट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं, एक तो STSH है और एक ACTSH है। ये दोनों डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अपने दो हार्मोन्स होते हैं। पैंक्रियाज के जो अपने दो हार्मोन्स है, एक जिनमें एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोगोन है, सॉरी, जिसमें एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकोगोन है। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद देता है, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन बॉडी में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो तो उसको राइज करने में मदद देता है। लिहाजा इसी तरह से ये दोनों हार्मोन्स अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पैंक्रियाज के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक लार्जर सेल्स और दूसरे स्मॉलर सेल्स। तो जो लार्जर सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं और जो स्मॉलर सेल्स हैं वो ग्लूकोगोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इंसुलिन का जो काम करने का अंदाज है वो मुख्तलिफ तरीकाकार से, मुख्तलिफ मैकेनिज्म है उसकी जिसकी वजह से इंसुलिन काम करती है। जैसा कि इंसुलिन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है, उससे ATP फॉर्मेशन तेज करती है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा होता है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का अपटेक को डिक्रीज करती है, ब्रेन सेल्स की तरफ ग्लूकोज अपटेक को ज्यादा करती है। उसके अलावा फैट सिंथेसिस के प्रोसेस को भी ग्लूकोज प्रमोट करती है, जबकि ग्लूकोगोन है इस उसके सारे फंक्शन इस इंसुलिन के ऑपोजिट होते हैं। इंसुलिन इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। इसका एक फंक्शन ये है कि लिवर और मसल सेल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को रोकती है, इनहिबिट करती है। ग्लाइकोजन जितनी ज्यादा ग्लाइकोजन ब्रेक होगी उतनी ज्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज राइज होगी। लिहाजा इंसुलिन ये काम होने से रोकती है, वो लीवर और मसल सेल्स के अंदर, बल्कि वो ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करवाती है, उसको डिग्रेड होने से रोकती है और साथ साथ उसको सिंथेसाइज करवाती है। अगर बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाए या इंसुलिन ना हो तो उसे एक नई कंडीशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटिस मेलाइटस, या जिसको हम शुगर भी कहते हैं। डायबिटिक मेलाइटस की इलामात तो आपको पता होंगे कि बहुत आम सी हैं, कि जिसमें एक मोटी सी मिसाल है कि शुगर के मरीजों को मीठा बंद कर दिया जाता है। उसकी वजह यही है कि उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो ग्लूकोज होती है वो मैनेज नहीं हो रही होती, उनकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज सही तरह से यूटिलाइज नहीं होती, वो ब्रेकडाउन नहीं हो रही होती और उनके ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल उनकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। The symptoms of this are high level of blood sugar in the urine and disturbance of the body's osmotic balance. Osmotic balance कैसे डिस्टर्ब होता है?
क्योंकि शुगर एक साल्ट मॉलिक्यूल है और साल्ट मॉलिक्यूल होने की वजह से बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान को बार बार यूरिन आता है, बार बार पेशाब आता है, उसको बार बार प्यास लगती है, उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता नर्वस सिस्टम में। उसके अलावा जो फैट्स के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फैट्स के, वो भी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि टॉक्स के फैट्स के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ग्लूकोज एक्सेस है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही इंसुलिन की गैर मौजूदगी में, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बॉडी में जहरीला मादा पैदा करना शुरू कर देते हैं और ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स किडनीज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और किडनीज को भी प्रॉब्लम किडनीज में भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। बॉडी में पानी की कमी वाकई होना शुरू हो जाती है, बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड। अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन बॉडी में पैदा होनी शुरू हो जाए तो इसका एक दूसरा नुकसान ये होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर इंसुलिन ना पैदा हो, शुगर हो सकती है जिसे हम डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन पैदा होने शुरू हो जाए तो बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज बहुत तेजी से यूटिलाइज हो जाता है, तमाम का तमाम ग्लूकोज फैट्स में या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है या एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बॉडी के अंदर जो नेट ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो ड्रॉप हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोमीन लेस, ये ब्लड लेवल जो है ग्लूकोज का वो कम हो जाता है। इससे भी प्रॉपर मसल्स और ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। अब ग्लूकागोन हार्मोन, सेकंड हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। ग्लूकागोन इज एसेंशियली एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ग्लूकागोन जो है ये बुनियादी तौर पे इंसुलिन का ऑपोजिट है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में मदद देता है। इसके जो बेसिक मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म वही हैं जो इंसुलिन के हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकागोन ब्लड के अंदर जो डिक्रीज ग्लूकोज लेवल है उसको राइज करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। मसल्स और लिवर सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन मौजूद होगी ये उसकी ब्रेकडाउन करवाएगा। अगर मसल सेल्स के अंदर लिवर और ग्लाइकोजन खत्म हो जाए उसके बाद ये मूव करता है टुवर्ड्स द फैट्स और फैट सेल्स की ये ब्रेकडाउन करवाना शुरू कर देता है। ये दो बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। और दूसरी तरफ इसके साथ साथ ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक, सेल जो ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको रोकता है। उसके अलावा ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रोकता है। ग्लूकोज से जो एटीपी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये उसको स्लो करता है। जैसा इसके वो तमाम वो जो मैकेनिज्म है जो कि इंसुलिन के हैं ये इसके ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो ग्लूकागोन की एबनॉर्मेलिटीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर पित्ते के अंदर कोई रसोली बन जाए तो उसकी वजह से एक्सेस ग्लूकागोन प्रोड्यूस हो सकती है और एक्सेस ग्लूकागोन होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से राइज कर सकता है। और जब अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा तो ये भी खतरनाक हो सकता है। अब हम सेकंड हार्मोन डिस्कस करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि दो तादाद में दो होते हैं और दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। एक गुर्दे के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। एड्रीनल ग्लैंड, एक गुर्दे के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है और इसको हम अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है
ये दो किस्म के हार्मोन पैदा करता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड एल्डोस्टेरोन। जबकि जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला भी दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन कहते हैं। इनके भी फंक्शंस आपस में बिल्कुल इसी तरह है जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन के आपस में एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट फंक्शन है। सेम इसी तरह से ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड एपिनेफ्रिन के फंक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये खास तौर पे बॉडी में फ्लाइट, फाइट और स्ट्रेस कंडीशन को रेगुलेट करते हैं, और साथ साथ ये कुछ मिनरल आयंस और ग्लूकोज लेवल को भी ब्लड में रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन, ये 5 किस्म के हार्मोन जो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है। अब हम डिस्कस करेंगे एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन किस तरह से काम करते हैं। ये दोनों हार्मोन बोथ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर सेक्रेटेड इन स्ट्रेस सिचुएशन। बुनियादी तौर पर जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। बॉडी के कुछ हिस्सों में, खास तौर पे बाजुओं में, टांगों में स्केलेटल मसल्स हैं, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड जा सके और बॉडी स्ट्रेस सिचुएशन के लिए रेडी हो सके। स्ट्रेस सिचुएशन जैसे किसी से अगर लड़ाई हो जाए या अगर परिंदे ने फ्लाइट करनी है, फाइट एंड फ्लाइट, तो ऐसे हालात में जो कार्डियक आउटपुट है, जो दिल की तरफ से जो ब्लड प्रेशर आता है, उसको स्केलेटल सिस्टम की तरफ ज्यादा मूव करवाया जाता है। जबकि नोर एड्रेनालिन जो है ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में मदद देता है कि ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी। जब वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो तमाम की तमाम ब्लड सप्लाई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। तो ये वाली कंडीशन होती है जब बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। लिहाजा एक हार्मोन बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन के लिए रेडी करता है, जबकि दूसरा हार्मोन बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स करने में मदद देता है। Adrenaline and noradrenaline promote the release of glucose from liver glycogen and reinforce the effects of sympathetic system, और ये sympathetic system को भी enforce करते हैं। हमने पढ़ा था ना sympathetic and parasympathetic nervous system। अच्छा, अगर हम इनकी एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड्स की एबनॉर्मेलिटीज तकरीबन ना देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं रैट्स के ऊपर। ये देखा गया है कि अगर उनमें से सर्जरी की वजह से एड्रिनल मेडुला को रिमूव कर दिया जाए, जो उसका स्ट्रेस सिचुएशन को रेडी करता है, तो ऐसे रैट्स में वो सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है जिसमें वो सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल इसको हम यहाँ तक ही क्लोज करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, खास तौर पे नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन के फंक्शन। उसके अलावा पेंक्रियास लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप जो है आपको खास तवज्जो देनी होगी। यहाँ से MCQs भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है।